जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज है 9 मार्च और आज के दिन हम डिस्कस करेंगे 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से। तो दोस्तों, अगर हम टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, एक आर्टिकल हमारा रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट से ओरिएंटेड, तो ये GS1 का कॉम्पोनेंट बन जाता है। इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं डाला इस वाले आर्टिकल में, बिकॉज ऑलरेडी वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड 2 आर्टिकल्स हमने कल डिस्कस करे थे और हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कल आपको दिया था उस एडिटोरियल में से। तो एक एडिटोरियल हमारा रहेगा इंटरनेशनल रिलेशंस ओरिएंटेड, ये हमारा GS2 का कॉम्पोनेंट बन जाता है। और एक आर्टिकल रहेगा हमारा इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ या गवर्नमेंट पॉलिसीज की हम बात करें तो ये भी GS2 का कॉम्पोनेंट बन जाता है। तो इन दोनों आर्टिकल्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे रिस्पेक्टिवली। चलिए, सो दोस्तों, हैविंग सेड दैट अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल वेल्थ ऑफ डाइवर्सिटी, अनिल अग्रवाल ने लिखा है, ये चेयरमैन है वेदांता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के। अब देखिए, कल वुमेन्स डे था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के करके काफी कवरेज हुई थी न्यूज़पेपर्स में, काफी एडिटोरियल्स आए थे। अब यहां पे ये बात कर रहे हैं जेंडर डाइवर्सिटी की। देखिए, अब ये हमने कल भी डिस्कस किया था। देखिए, हमने कल 3 आर्टिकल डिस्कस किए। एक आर्टिकल था जो कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ओरिएंटेड था और एक आर्टिकल था जो कि औरतों के सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से ओरिएंटेड था। तो चाहे आदमी है चाहे औरत है, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दोनों को ही चाहिए है, राइट। अब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो मिल गई, चलो हम वोट कर सकते हैं, ठीक है, राइट टू वोट हो गया। लेकिन हमने कल ये भी बात करी थी कि अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन के औहदे पे इतनी ज्यादा अभी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली औरतों को। अभी भी 33% रिजर्वेशन का जो बिल है वो भी पास नहीं किया गया है लोकसभा में। अब अगर हम सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें, देखिए हमने कल भी बात करी कि जो हमारी जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द ब्रिक्स इकोनॉमीज और एज कंपेयर टू द ईस्ट एशियन कंट्रीज, तो वो बहुत कम है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब औरतें एम्पावर्ड फील करेंगी, औरतों को एम्पावर करना इज द की टू इरेडिकेट पॉवर्टी। अब बहुत सारी स्टडीज ने ये शो किया है इन वेरियस नेशंस हैव प्रूवन दैट देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन। जहां पे ज्यादा ग्रेटर जेंडर डाइवर्सिटी होगी वहां पे जीडीपी भी ज्यादा होगी। देखिए, हमने ये बात पहले भी डिस्कस करी है कि अगर आज हमारी जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, अगर वो मान लीजिए आज 50% हो जाए, ठीक है, बहुत उटोपियन सी बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आज मान लीजिए 50% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो जाए, 50% आदमियों की है, तो हमारी जीडीपी में 3 से 4% ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो हमको इंश्योर करना चाहिए, सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि हमारी औरतों को इक्वल एक्सेस मिले, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन मिले, राइट। लोगों के माइंडसेट में भी चेंज करने की बहुत रिक्वायरमेंट है, खास करके रूरल एरियाज में, राइट। वैसे तो चलो रूरल एरियाज की क्या बात करें, इवन शहरों में भी आज के टाइम पे लोग इस तरह की थिंकिंग रखते हैं कि औरतों को शाम के टाइम कहीं काम करने नहीं भेजना चाहिए, उनको पढ़ाई के लिए नहीं भेजना चाहिए, कॉलेज में नहीं भेजना चाहिए। तो इस तरह के माइंडसेट से लड़ना बहुत जरूरी है। उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, राइट। इक्वल पे एट वर्क की बात करें, राइट, वो भी कंधे से कंधा मिला के आदमियों के साथ काम कर सकते हैं, उनको भी इतनी रेनमरेशन मिल सकती है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो, जितने उनके मेन काउंटर पार्ट्स को मिल रही है। एक रीसेंट स्टडी बाय वर्ल्ड बैंक, अब देखिए मैंने कल भी आपको कहा था ये जो फैक्चुअल चीजें हैं, कल मैंने कमेंट सेक्शन में भी कमेंट किया था 1-2 बच्चों के आंसर्स पे, कि ये जो फैक्चुअल चीजें हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड बैंक की हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हो, IMF की हो, जो भी किसी भी एडिटोरियल में अगर हम डिस्कस करें, ये आपको वैसे अपनी तरफ से भी पता है, उनको आप कोट जरूर करिएगा। तो वैसे तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो लेकिन हमारे एसए के लिए ये चलो GS1 का कॉम्पोनेंट है, लेकिन एसए के लिए भी रेलेवेंट बनता है इस तरह का एडिटोरियल। तो वर्ल्ड बैंक की स्टडी बताती है कि कंट्रीज जो हैं दे लूज अबाउट $160 ट्रिलियन इन वेल्थ बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द लाइफ टाइम अर्निंग्स बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो कितना क्रिटिकल है वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, हमारी जीडीपी को कितना बूस्ट मिल सकता है अगर हम वुमेन पार्टिसिपेशन को और बढ़ा सकते हैं। तो वुमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स इन इंडिया इज अराउंड अबाउट, तो 19.9% लिखा था वैसे, तो 20% राउंड ऑफ करके 20% एज पर अ रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, विच इज द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हम बहुत बातें करते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं, न्यू वुमेन की बात करते हैं, तो लेकिन हमको इस चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिकली एड्रेस करना पड़ेगा। हमने स्कीम्स निकाली हैं, हम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात करें, बट नेवरदलेस और ज्यादा एक्शन रिक्वायर्ड है। तो प्रोग्रेस सो फार की अगर हम बात करें तो इंडिया में वुमेन हैव मेड इट टू द टॉप एज मिनिस्टर्स, एज IAS ऑफिसर्स, एज IPS ऑफिसर्स, राइट। किरण बेदी हमारे सामने एग्जांपल है। आज के टाइम पे कितने और बच्चियां हैं जो IAS का एग्जाम क्रैक करती हैं, IPS ऑफिसर्स बनती हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं। चीफ मिनिस्टर्स की बात करें तो चलो, चाहे मायावती हैं, चाहे जयललिता थे, चाहे ममता बनर्जी हैं, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी फ्रॉम द पास्ट, बेनजीर भुट्टो। तो हम साउथ एशिया की भी हमने कल बात करी थी कि साउथ एशिया में भी बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन रीजनल लीडर्स देखने को मिले हैं, ठीक है। तो चलो, कुछ बातें पॉजिटिव भी हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय बेन एंड कंपनी, female entrepreneurs they can generate 150 to 170 million job opportunities
तो आज के टाइम पे जॉब क्रिएशन की बात की जा रही है ना। हम इस तरह का इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे कैसे एंटरप्रेन्योरल जो स्पिरिट है वो और ज्यादा अनलीश हो सकती है। तो अगर हम औरतों को भी अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज दें जहां पे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं बड़े ओहदे पे, राइट, तो जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन आगे वो करेंगे, दैट इज ह्यूमंगस। यूनियन गवर्नमेंट हैज प्लेस्ड ग्रेट एम्फोसिस ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। चाहे तो एजुकेशन हेल्थ की बात करें, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, चाहे वो मटर्निटी बेनिफिट बिल है, राइट, चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना है। तो प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी को भी साथ के साथ सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के और काम करना पड़ेगा कि कैसे हम सोसाइटी में और अवेयरनेस बढ़ा सकें। देखिए रूरल एरियाज में अभी भी बहुत सारी औरतें होगी जिनको पीएम मुद्रा योजना के बारे नहीं पता होगा, स्टैंड अप इंडिया के बारे नहीं पता होगा, स्टार्टअप इंडिया के बारे नहीं पता होगा। तो कई ऐसी सुविधाएं हैं, बैंक्स कंसेशन दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं औरतों को जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं और ज्यादा मोबिलाइज करने की आवश्यकता है। तो माइनिंग इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि अनिल अग्रवाल माइनिंग इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, वेदांता ग्रुप इज इन्वेस्टेड इन द माइनिंग इंडस्ट्री। तो अब यहां पे ये कह रहे हैं कि और ज्यादा औरतें अब माइनिंग इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्योंकि आमतौर पे तो देखिए माइनिंग का जो प्रोफेशन है, जो काम है, तो आमतौर पे दिस वाज परसीव्ड एज अ मैन्स डोमेन, क्योंकि इसमें फिजिकल नेचर ऑफ द वर्क जो रिक्वायर्ड होता है, राइट, इसमें बहुत ज्यादा आपका फिजिकल लेबर लगता है, तो इस करके यूज ऑफ हेवी इक्विपमेंट होता है। तो जो रेगुलेटर्स थे दे वर शाइंग अवे फ्रॉम परमिटिंग वुमेन टू वर्क इन द माइंस। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो औरतें हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, वो आर्मी में, पुलिस में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में भी काम कर रही हैं, कॉम्बैट फोर्सेज में, कॉम्बैट ऑपरेशंस में भी काम कर रहे हैं। तो अब ये जो माइंडसेट है कि भाई ये सेक्टर सिर्फ मेल डोमिनेटेड है, कि भाई औरतों को सिर्फ टीचिंग लाइन में जाना चाहिए, बैंकिंग लाइन में जाना चाहिए, कि वो 8 to 5 जॉब्स होती हैं, 8 to 2 जॉब्स होती हैं, तो इस तरह के माइंडसेट से लड़ना है, ठीक है। तो अगर आदमी 12 घंटे की जॉब कर सकता है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो, चाहे वो कहीं मर्जी हो, चाहे वो एज ए डॉक्टर हो, तो औरत भी कर सकती है। तो ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट से और ज्यादा लड़ने की जरूरत है। और अगर हम माइनिंग की बात करें तो ट्रेडिशनली द मेल डोमिनेटेड सेक्टर लाइक्स माइनिंग, दे नीड टू इंप्रूव नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ द जेंडर रिप्रेजेंटेशन बट अपने वर्क कल्चर को भी सुधारने की बहुत आवश्यकता है। तो इसमें से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं डाला, बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल के टुवर्ड्स। चलिए, तो अगला एडिटोरियल है रिवाइव टैक्स इंक्रीजेस टब आउट टोबैको प्रोडक्ट यूज। देखिए अब चलो पैंडेमिक की बात हम करते हैं कि भी कितना वो इन्फेक्शियस है, कोरोना वायरस की हम बात करते हैं। एक और ऐसी बीमारी है जो कि चलो इन्फेक्शियस तो नहीं है, यानी कि सामने खड़े होने से, छींक मारने से किसी को स्प्रेड तो नहीं हो सकती है, लेकिन वो बीमारी, वो एपिडेमिक क्या है? तंबाकू का कंजम्पशन करना, सिगरेट कंजम्पशन करना। देखिए अब ये तो देखिए बच्चा जानता है कि सिगरेट का कंजम्पशन करना, तंबाकू का कंजम्पशन करना बहुत हानिकारक है, ठीक है। बीड़ी हो, सिगरेट हो, चाहे सिगरेट 19-20 रुपए की हो, चाहे बीड़ी 2 रुपए की हो, हानिकारक है, हेल्थ के लिए हानिकारक है, ठीक है। अब दिस इज अ साइलेंट किलर, हम सब जानते हैं। और अगर हम बात करें 1.35 मिलियन इंडियंस डाई एवरी ईयर बिकॉज ऑफ टंबाकू कंजम्पशन। अब इट इज द यूज ऑफ टंबाकू एज अ रिजल्ट ऑफ विच मोर देन, यानी कि 3500 से ज्यादा लोग एवरी डे मारे जाते हैं बिकॉज ऑफ द मिस यूज ऑफ टोबैको। तो ये साइंटिफिक स्टडीज जो है इस बात को एस्टिमेट करते हैं। अब ये वैसे बाय द वे जो एडिटोरियल में डिस्कस करूं तो इसके जो ऑथर हैं इस एडिटोरियल के, रीजो एम जॉन, इन्होंने एक सिमिलर आर्टिकल 7 जनवरी को भी लिखा था, 7 जनवरी 2022 को। तो मैंने वो इस एडिटोरियल के एंड में मैंने मेंशन भी किया हुआ है। तो अगर आपने ये इस एडिटोरियल के बारे और आपने समझना है, अगर आपने इस ऑथर की राइटिंग्स को और पढ़ना है, तो 7 जन 2022 का जो एडिटोरियल है हिंदू में, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सिमिलर बातें करी गई थी। देखिए अगर मैं मोटे तौर पे बात बताऊं तो उस आर्टिकल में ये बात करी गई थी कि प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है कि जैसे जो अगर हम बात करें आईटीसी की, जो कि लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में, कि ये प्रोपेगेंडा है सिगरेट कंपनीज का, टोबैको कंपनीज का, ये कहना सरकारों को कि आप टैक्स क्यों बढ़ा रहे हो सिगरेट के ऊपर, कि टैक्स बढ़ाने से टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर लोगों ने तो फिर भी सिगरेट पीनी है, ठीक है। तो ये जो प्रोपेगेंडा ये जो कंपनीज खेलती हैं कि नहीं आप टैक्स मत बढ़ाइए बिकॉज टैक्स बढ़ाने से लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो चेंज नहीं होने वाला, ये गलत है। फाइंडिंग्स ये शो करती हैं कि अगर हम टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर, सिगरेट्स के ऊपर अगर टैक्स बढ़ाते हैं तो लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो अगर आज मान लीजिए सिगरेट अगर आज 19 या 20 रुपए की है तो कल को वो 40 रुपए की होगी, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो यहां पे जो ऑथर ये बात कह रहे हैं कि नेवरदलेस टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर, चाहे बीड़ी है चाहे वो सिगरेट है, उसके ऊपर टैक्स और बढ़ाना चाहिए। अब अगर इकोनॉमिक बर्डन की बात करें बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ टोबैको, नाउ इकोनॉमिक बर्डन लगभग 1,77,000 करोड़ का है टू द कंट्री विच इज मोर देन 1% ऑफ इंडियाज जीडीपी। Now, research from many countries around the world, including India, now that shows कि जो प्राइस इंक्रीज जब सिगरेट के ऊपर, टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है, तो लोग क्विट कर देते हैं कि भाई हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारा बजट खराब हो रहा है, ठीक है। तो अगर आज एक सिगरेट का पैकेट अगर मान लीजिए 350 या जितने का भी 400 रुपए का आता है, तो अगर मान लीजिए वो 800 रुपए का हो जाएगा तो डेफिनेटली लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। अब
टैक्सेशन की बात आ रही तो इस साल के बजट पे सिगरेट के ऊपर टैक्स नहीं बढ़ाया गया, ठीक है। अब यहां पे जो ऑथर है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई जब से जीएसटी लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करी है 2017 से, तब से पिछले 4-5 सालों में कोई सिग्निफिकेंट टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ, कोई सिग्निफिकेंट टैक्स इंक्रीज देखने को नहीं मिला टोबैको प्रोडक्ट पे। क्यों? क्योंकि जो टोबैको कंपनीज हैं उनका ये कहना है कि भी अगर आप टैक्स बढ़ाएंगे तो लोगों का कंजम्पशन पैटर्न नहीं बदलने वाला, कि अगर आप उस इकोनॉमिक बर्डन बढ़ाना चाहते हैं टोबैको प्रोडक्ट्स का तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ये प्रोपेगेंडा है जो कि ये टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज खेलती हैं। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बहुत सारी स्टडीज ये शो करती हैं दैट लैक ऑफ टैक्स इंक्रीज ओवर द इयर्स, ओवर द लास्ट 4-5 years, नाउ दैट हैज मेड टोबैको प्रोडक्ट्स वेरी अफोर्डेबल। ठीक है, अगर इतने सालों से वो प्रोडक्ट अगर 19-20 रुपए का ही मिल रहा है, ठीक है, चलो महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं और खर्चे पानी बढ़ रहे हैं, लेकिन सिगरेट का दाम अगर उतना ही 19-20 रुपए का तो फिर पीपल विल बी अफोर्डिंग इट। अगर मान लीजिए महंगाई के साथ साथ उनको ये भी बात पिंच करेगी कि भाई सिगरेट के दाम भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली दे विल रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग दैट। Now, while the lack of tax hikes, this has helped. अब इससे आईटीसी के स्टॉक्स तो बढ़े हैं, ठीक है। अब जब बजट भी अनाउंस करा जा रहा था तो आईटीसी के स्टॉक 6% बढ़ गए थे उस दिन। तो अब यहां पे सजेशन दिया गया कि बजट में क्यों नहीं इंक्रीज किया गया टोबैको प्रोडक्ट्स को। The budget has dealt a significant blow to the tobacco control efforts in India in particular. तो ये जो एब्सेंस ऑफ टैक्स इंक्रीज है ऑन टोबैको, दिस हैज द पोटेंशियल टू रिवर्स जो भी हमने कोशिशें करी हैं पिछले 10 साल में, चाहे वो बिहेवियरल चेंज था, माइंडसेट में चेंज था लोगों के जो सिगरेट क्विट करना चाहते थे, ठीक है। अब किसी जमाने में सिगरेट इतनी महंगी नहीं आती थी, अब आज के टाइम पे अगर महंगी हो गई है तो अब लोगों के कंजम्पशन पैटर्न में भी चेंज देखने को मिला है। तो अगर हम ये टैक्स इंक्रीज को नहीं करेंगे तो हम वो एफर्ट जो हमने पिछले 10-15 सालों में लिए थे सिगरेट कंजम्पशन को, टोबैको कंजम्पशन को कम करने में, वो सारे वेस्ट चले जाएंगे। और साथ के साथ सरकार का क्या जा रहा है, अगर सिगरेट के टैक्स बढ़ा भी देती है तो देखो आपको टैक्स रेवेन्यू आएगा उसका, ठीक है। जिसने सिगरेट पीनी है तो पिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो 19-20 रुपए की, अगर कल को 30 रुपए की भी हो जाती है तो सरकार को टैक्स आएगा। अब अभी तो वो टैक्स नहीं आ रहा, अभी तो वो जो रेवेन्यू है वो फोरगो हो रहा है। और कितनी बार हम कह चुके हैं कि भी सरकार कितनी बार कहती है कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम चाहते हैं कि हम टुवर्ड्स हेल्थ 2.5% से 3% जो है वो जीडीपी कंट्रीब्यूट करें, अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें। अब हेल्थ स्पेंडिंग इतनी ज्यादा तो बढ़ नहीं रही है, ऑलरेडी पैंडेमिक के चलते हमारा हेल्थ सेक्टर बहुत बैडली एक्सपोज भी हुआ था, कितनी डेफिशिएंसीज है हमारे हेल्थ सेक्टर में। तो ये जो पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, ये जो रेवेन्यू इकट्ठा मोबिलाइज किया जा सकता है बाय द इंक्रीमेंटल इन टोबैको प्रोडक्ट्स, ये हम जो सरकार है उतना खर्चा हेल्थ सेक्टर में बढ़ा सकती है। तो जीएसटी काउंसिल शुड एक्ट, यहां पे ये बात की जा रही है कि जो जीएसटी काउंसिल है तो जीएसटी काउंसिल वुड बी वेल एडवाइज्ड कि अगर इट वुड, अब देखिए जीएसटी काउंसिल के इटसेल्फ अगर जीएसटी स्ट्रक्चर की बात करें तो जीएसटी स्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हमारा, चलो वो एक फिर डिफरेंट डिबेट हो जाती है। जो स्लैब स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहां पे सजेशन दिया गया कि जो जीएसटी काउंसिल है दिस कुड वेल रेज ईदर द जीएसटी रेट और द कॉम्पनसेशन सेस व्हिच इज लेवाइड ऑन द टोबैको प्रोडक्ट्स। तो ये एक अच्छा स्टेप माना जाएगा, खास करके उस टाइम पे जब सरकार लुक फॉरवर्ड कर रही है कि कैसे जीएसटी के सिस्टम को और रैशनलाइज किया जा सकता है, कैसे जो कॉम्प्लिकेटेड स्लैब स्ट्रक्चर उसको और ज्यादा इजी किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि देयर इज नो पब्लिक हेल्थ रैशनल कि व्हाई अ वेरी हार्मफुल प्रोडक्ट इवन लाइक बीड़ी, चलो बीड़ी जितने मर्जी की आती हो, कि उसके ऊपर भी सेस लिवाई नहीं होना चाहिए। तो बीड़ी हो या कोई भी टोबैको प्रोडक्ट हो, कोई बड़ी सिगरेट हो, कोई छोटी सिगरेट हो, कोई बीड़ी हो, तो उसके ऊपर टैक्स लिवाई करने में कोई बुरी बात नहीं है। Now, GST Council meetings must strive to keep public health ahead, यानी कि जो public health priority वो ज्यादा जरूरी होनी चाहिए rather than keeping the interest of the cigarette manufacturing companies. Now, aim क्या होना चाहिए? The aim should be to arrest कि कैसे लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी है वो कम हो सकती है, ठीक है। कि देखिए अब ये कोई ज्यादा एसेंशियल रिक्वायरमेंट में तो आता नहीं है ना। अगर हम लिकर की बात करें, टोबैको की बात करें, कोई एसेंशियल रिक्वायरमेंट में तो चीज नहीं आती है। तो अगर यहाँ पे अगर लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम भी होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उल्टा लोगों की हेल्थ का ही फायदा होगा, बेनिफिट उसका हेल्थ का ही होगा। तो क्वेश्चन क्या बनता है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सेशन ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स एंड इट्स इंपैक्ट ऑन कंजम्पशन। इसको 150 शब्दों में आप आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब अगर आपने और इसके बारे में थोड़ा समझना है तो हम 7 जनवरी को हमने यही ऑथर ने एडिटोरियल लिखा था हिंदू में, एक्सटिंग्विशिंग द टोबैको इंडस्ट्रीज मेन नैरेटिव, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके उसका एनालिसिस भी देख सकते हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन ही आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगला एडिटोरियल, लास्ट एडिटोरियल रहेगा आज का, चाइनाज टेकअवेज फ्रॉम द वॉर। देखिए हमने कल एडिटोरियल एक डिस्कस किया था एशियाज डेटरेंस का, जो सी राजा मोहन ने लिखा था कि क्या सबक रशिया यूक्रेन की लड़ाई से, क्या सबक जापान को, ताइवान को, साउथ कोरिया को देखने को मिल रहा है ना। हमने वो बात करी थी अखंड चाइना वाली, तो चाइना की तो वैसे भी आदत है, चाइना क्या कहता है, चाइना के जो मेरा है वो मेरा है और जो तेरा है वो भी मेरा है, यानी कि ताइवान भी मेरा है, हांगकांग भी मेरा है, अक्साई चीन भी मेरा है, अरुणाचल भी मेरा है। तो चाइना की तो ये जो मस्कुलर पॉलिसी है, वुल्फ और डिप्लोमेसी है, ये तो हम सब देख रहे हैं।
अब चाइना आज के टाइम पे रशिया का बहुत अच्छा फ्रेंड भी है, तो डीप फ्रेंडशिप टर्म कोट किया था व्लादिमीर पुतिन ने। तो व्लादिमीर पुतिन जब ओपनिंग सेरेमनी पे गए थे बीजिंग ओलंपिक्स के 4 फरवरी को, तो उन्होंने इस बात का जाहिर किया था कि भाई हमारी तो जो यारी दोस्ती है वो बहुत अच्छी है। चलो एक जमाना था, ऐसे तो इंडिया की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है रशिया के साथ, लेकिन एक जमाना था जब चाइना की फ्रेंडशिप अमेरिका के साथ बहुत अच्छी थी। अगर मैं 1970s की बात करूं तो 1970s में बांग्लादेश की लिबरेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया के संबंध सोवियत के साथ बहुत ज्यादा गहरे थे। और अगर हम बात करें चाइना की, पाकिस्तान की, ये बहुत क्लोज थे अमेरिका के साथ। चलो अगर आज की बात करें तो आज के टाइम पे इंडिया ने भी एब्सटेन किया वोट करने पे, जो यूएस स्पॉन्सर्ड यूएनएससी पे रेजोल्यूशन जो वोट करी गई थी, जो रशिया के एग्रेशन को कंडेम किया गया था, तो इंडिया ने इस बात को भी एब्सटेन किया। देखिए इंडिया की अपनी मजबूरियां हैं, है ना, अपनी हमने जो जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी की बात करी थी, इंडिया की अपनी मजबूरियां हैं कि अभी इंडिया इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले सकता, ऑल्दो हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको डिप्लोमेटिकली इस क्राइसिस को रिजॉल्व कर सकें। तो हमारे प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से भी बात करी है, पुतिन से भी बात करी है, हमारा इवैक्यूएशन प्रोसेस भी चल रहा है, बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। तो हम अपनी डिप्लोमेटिक जो हमारा चैनल है वो भी ऑनगोइंग है। चलो हमारे अपने कारण थे, ठीक है, चाइना के अपने कारण है टू एब्सटेन फ्रॉम दिस रेजोल्यूशन। अब एक जरूरी सवाल जो खड़ा उठता है हमारे सामने वो ये है कि क्या चाइना को पता था कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो ये काम करने वाले हैं, यूक्रेन के ऊपर हमला करने वाले हैं। चलो ये तो 2 महीने से जो बाइडेन भी बहुत ऊंचा ऊंचा चला रहे थे कि भी वो आने वाला है, पुतिन आने वाला है, इन्वेड करने वाला है, तो चलो 2 महीने से बात चल रही थी। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जब रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जब वो गए थे बीजिंग ओलंपिक्स की इनॉग्रल सेरेमनी पे 4 फरवरी को, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बताया होगा। अब ये देखिए, अब ये कहानियां हैं, कितनी बात सही है कितनी नहीं सही है, लेकिन ये बात जो सामने आई है वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने जी जिनपिंग को बताया था कि हाँ यार मैं यूक्रेन पे इन्वेड करूंगा। तो जी जिनपिंग ने क्या बोला पुतिन को कि पुतिन भाई अभी रुक जा, कि अभी यहाँ पे बीजिंग ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो अभी पहले ओलंपिक्स खत्म हो जाए, उसके बाद आपने जो करना है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि ओलंपिक्स 22 फरवरी को खत्म हुए हैं। तो इस करके चाइना ने बोला कि अभी रुक जाओ, अभी मत इन्वेड करो। अब ये बात कितनी सच है कितनी नहीं सच ये तो हमको नहीं पता। चाइनीज ऑफिशियल्स की बात माने, उनसे पूछा गया कि आपको पता था कि व्लादिमीर पुतिन के प्लान्स होंगे कि ठीक बीजिंग ओलंपिक्स खत्म होने के बाद ही 2 दिन के बाद ही वहां पे यूक्रेन पे इन्वेजन किया व्लादिमीर पुतिन की फोर्सेस ने। तो चाइनीज ऑफिशियल्स ने कहा कि भाई हमको तो नहीं पता, दे हैव डिनाइड दीस क्लेम्स कि ऐसी इस बात पे कुछ तवज्जो है कि नहीं है। स्ट्रेटेजिक आउटकम्स की बात करें ना, व्हाइल चाइना में बी सरप्राइज्ड बाय द वे द इन्वेजन हैज प्रोग्रेस, ठीक है, चाइना अब एवरीबॉडी इज सरप्राइज्ड, जो पिछले 2 हफ्ते से जो लड़ाई चल रही है टीवी पे हम देख रहे हैं सारा कुछ, एवरीबॉडी इज सरप्राइज्ड। लेकिन ये लड़ाई से चाइना के लिए कुछ नेगेटिव नहीं है, उल्टा चाइना का इस लड़ाई से फायदा ही हो रहा है। क्यों? बिकॉज अब यहां पे चाइना मोगैम्बो नहीं बनेगा, चाइना वो अमरीश पुरी वाला विलन नहीं बनेगा दुनिया की नजरों के सामने। अभी तक तो चाइना वो मोगैम्बो बना हुआ था, विलन बना हुआ था सबके सामने। इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें तो यूएस की पूरी एनर्जी, जो बाइडेन की पूरी एनर्जी इंडो पैसिफिक में थी पिछले 1 साल से, कि कैसे चाइना को कंटेन किया जा सकता है। क्वाड, ऑकस, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट, तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएसए, ये सब अलायंसेस बना रहे थे कि कैसे हम चाइना को कंटेन कर सके। अभी सबका ध्यान उठ चुका है, अब सबका ध्यान वहां पे यूक्रेन में है, यूरोप में है, ठीक है। अब यह भी देखा जा सकता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि चाइना भी जो अपना एग्रेशन था, जो अपना वुल्फ वॉरिड डिप्लोमेसी वाला तौर तरीका था, तो वो हो सकता है कि चाइना इसमें भी थोड़ी नरमी दिखाए, क्योंकि चाइना भी यहां पे कार्ड प्ले करना चाहता है कि कैसे चाइना लेवरेज ले सकता है अपनी फ्रेंडशिप से, जो कि उसकी फ्रेंडशिप व्लादिमीर पुतिन के साथ है, जी जिनपिंग की जो फ्रेंडशिप व्लादिमीर पुतिन के साथ है, कैसे उस यारी दोस्ती से लेवरेज लेके कैसे इस मसले को डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये बहुत पेचीदा सी बात रहेगी आने वाले समय में देखने को, ठीक है। और रशिया इज इंपोजिंग द कॉस्ट ऑन द वेस्ट बाय स्ट्रेचिंग इट्स मिलिट्री। देखिए अब क्या हो रहा है कि अभी सारी की सारी टेंशन नेटो, चलो नेटो तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, नो फ्लाई जोन नहीं डिक्लेयर किया, लेकिन अब सारी की सारी जो कोशिशें हैं यूरोपियन यूनियन की, अमेरिका की, वो किस तरह से ये है कि कैसे हम रशिया को मैनेज कर सके जो यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। अब सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं अब वो यूरोप के टुवर्ड्स डाइवर्ट होंगे। इससे चाइना को फायदा क्या है? जो अमेरिका की अटेंशन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन की बात करें, अमेरिका की बात करें, जो वो अटेंशन इंडो पैसिफिक को दे रहे थे, अब वो अटेंशन ड्रिफ्ट अवे होगी, तो इससे चाइना को ही फायदा होगा। तो इस लड़ाई में चाइना को बहुत गेन्स है। अब कन्वर्जेंसेस की बात करें तो ये भी कोई हिडन सीक्रेट नहीं है कि देखिए चलो आज के टाइम पे सेंट्रल एशिया की बात करें तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल लिंकेजेस हैं चाइना के। अगर हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें तो चाइना बहुत हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है इस रीजन में। चाइना और रशिया दोनों के कन्वर्जेंसेस है। रशिया के क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये तो उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, रशिया तो इस एरिया का दादा रह चुका है पहले, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। अब ये जो सारा रेटोरिक है, ये जो सारी बड़ी बड़ी बातें हैं जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, एससीओ में, तो एससीओ में मेजर प्लेयर्स कौन से हैं? चाइना और रशिया ही हैं, ठीक है। ऐसे तो वैसे इंडिया भी मेंबर है एससीओ का, लेकिन मेजर प्लेयर्स कौन से हैं? चाइना और रशिया। अब यहां पे बहुत बड़ी बड़ी बात की जाती है कि जी हमने टेररिज्म से लड़ना है, एक्सट्रीमिज्म से लड़ना है, ठीक है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन से लड़ना है। तो ये सब तो बातें हैं, असल में मुद्दा क्या है? असल में मुद्दा जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो ये है कि चाइना और रशिया की कोशिशें हैं कि भी जो अब रशिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है और चाइना की भी कोशिश है कि सेंट्रल एशिया को वो अपना बैकयार्ड बनाए,
बनाए, अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाए। तो इन दोनों देशों की कोशिश है कि कैसे यहां पे सेंट्रल एशियन रीजन में कोई प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस यहां पे राइज ना करें। तो फॉर एग्जांपल कजाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हुआ था, है ना, अभी जनवरी में हमने उसका डिस्कस भी किया था कजाकिस्तान के प्रोटेस्ट को। तो रशिया ने ये कहा कि भी ये जो यहाँ पे कजाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रो डेमोक्रेटिक जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं वेस्ट की साजिश है। तो कोशिश रशिया और चाइना की दोनों की ये है कि इस एरिया में अमेरिका की इंटरफेरेंस कम से कम हो। ठीक है, अब चाइना इज परसुइंग रशिया, जो यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, तो चाइना तो कोशिश कर रहा है कि कैसे इस क्राइसिस को डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व किया जाए। और दूसरी तरफ चाइना अमेरिका को भी ये कह रहा है कि भैया जो आप सैंक्शंस लगा रहे हो रशिया के ऊपर, ठीक है, या जो आप यूक्रेन को प्रोमिसेस करी जा रहे हो कि हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आप करते कुछ भी नहीं हो, तो आप आग में घी डालने वाली बात कर रहे हो। क्यों आप ज्यादा भड़का रहे हो व्लादिमीर पुतिन को? तो चाइना यहां पे यूएसए को ये मैसेज कन्वे करना चाह रहा है कि ठीक है, डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करो, लेकिन व्लादिमीर पुतिन को भड़काने की क्या जरूरत है उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने की। तो यहां पे ये शी जिनपिंग मैसेज देना चाहते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? तो मिलिटरली और टैक्टिकली बहुत कुछ है चाइना को लर्न करने के लिए फ्रॉम दिस क्राइसिस विच इज इनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ अस। तो कल हमने बात करी थी, मैं रिपीट करूंगा फिर से, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, उनके पास क्या है लर्न करने को। ठीक है, तो अब जैसे हम अखंड चाइना की बात करते हैं, चाइना की जो पॉलिसी है कि भी सबकी सब टेरिटरीज में एक्वायर कर लूं, तो अब क्या यहां पे चलो लर्निंग तो है चाइना के लिए, लेकिन क्या यहां पे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई जो अभी रशिया यूक्रेन के ऊपर कर रहा है, कल को यही काम चाइना ताइवान के ऊपर करे? तो ये इस बात का डर है लोगों को। अब चाइना इस वक्त रशिया के जो तौर तरीके हैं वो बहुत डिटेल्ड तरीके से समझ रहा है। तो चाइना का जो रिएक्शन है, चाहे वो न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस का हो, ठीक है, चाहे वो चाइना का चाहे रशिया का रिएक्शन अपने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस की बात करें, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, लेट्स नॉट फॉरगेट के जो सर्गी लावरोव हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के, उन्होंने बोल चुके हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो न्यूक्लियर वॉर होगा। ठीक है, तो रशिया का जो रिएक्शन है टुवर्ड्स अमेरिका, टुवर्ड्स नीटो, टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन, टुवर्ड्स यूएनएससी, कि कैसे रशिया को भड़काया जा रहा है। चलो रशिया जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन रशिया का रिएक्शन कैसा रहेगा इनके टुवर्ड्स, ये भी चाइना स्टडी कर रहा है। बिकॉज कल को अगर चाइना के प्लान्स हो ताइवान को इन्वेड करने के लिए, ताइवान को ऐसे एक्वायर करने के लिए, तो ये जो बिहेवियर रशिया दिखाएगा इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को, तो कहीं ना कहीं चाइना भी कोशिश करेगी उसी बिहेवियर को कॉपी करने के लिए, इफ सच अ पॉसिबिलिटी हैपेंस इन द फ्यूचर। क्वेश्चन क्या बनता है? एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। What will be the key takeaways of China from the ongoing Russia-Ukraine West conflict? इसको 250 शब्दों में आप कमेंट कीजिए। चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के एडिटोरियल्स। तो दोस्तों मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों अगर आपको टाइम लगता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। आपके आंसर्स को रिव्यू करके विद इन 24 आवर्स आपको जरूर मैं फीडबैक दूंगा। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल। जय हिंद।